साथियों नमस्कार। आजकल हम देखते हैं सरपंच से लेकर सांसद तक के चुनाव में 50 साल का व्यक्ति भी अपने आप को युवा, पढ़ा लिखा और प्रतिभावान कहता है, लेकिन असल में जो 25 साल का युवा है, जो पढ़ा लिखा और प्रतिभावान भी है, वह एम्स नर्सिंग क्षेत्र में अपने रोजगार के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने को मजबूर है। और इस कड़ी में एक वजह यह भी है कि अक्टूबर 2019 को CIB की चौथी मीटिंग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय हर्षवर्धन जी ने की थी और उसमें यह फैसला लिया गया कि एम्स नर्सिंग क्षेत्र में भर्ती के नियम में 80-20 का आरक्षण रूल लागू होगा। अब संविधान में आरक्षण की व्यवस्था क्या है, उस पर हम बात करते हैं। संविधान के भाग 3 में हमारे मूल अधिकारों की बात की गई है और समानता का अधिकार पहला मूल अधिकार है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में किया गया है। अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इसी के भाग 3 में कहा गया है कि महिलाओं व बच्चों के लिए विशेषाधिकार उपलब्ध रहेंगे। अनुच्छेद 16 में यह बताया गया है कि रोजगार में अवसर की समानता रहेगी और इसी के भाग 4 में यह भी कहा गया है कि पिछड़े वर्ग को समान प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन प्रसिद्ध मंडल कमीशन केस इंदिरा साहनीवाद सन 1992 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि किसी भी कंडीशन में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, सिर्फ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर। और इसी क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनीवाद सन 2000 में यह भी जोड़ दिया था कि समानता का अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, जिसको संविधान संशोधन के अंतर्गत कभी बदल नहीं सकते और यह हर साल लागू रहेगा। अब असल दिक्कत क्या है कि इस नियम के अंतर्गत नर्सिंग भर्ती में 80% महिलाएं और 20% पुरुष को लिया जाएगा, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के पुराने फैसले के अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और आज जितने भी जो लोग हैं नर्सिंग पद के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें से अधिकांश प्राइवेट कॉलेज से पास आउट है। और हम उत्तर भारत की या पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें तो लगभग 250 प्राइवेट कॉलेज है। और सन 2006 से लेकर अब तक जितने भी स्टूडेंट पास आउट हुए, हर बैच में ये जो रेशियो है 80-20 का, जो नियम के अंदर बताया गया है, इसका उल्टा था वहां पे। मतलब हर बैच में 80% या उससे ज्यादा लड़के थे और 20% या उससे कम लड़कियां थी। CIB का इसमें तर्क क्या है? CIB ने यहां पे दो चीजों का जिक्र किया है, एक तो स्पेशल एरिया, दूसरा पेशेंट कंफर्ट। तो किसी भी हॉस्पिटल में अगर 10 डिपार्टमेंट है तो उसमें स्पेशल एरिया 1 या 2 होते हैं, न कि 8 या 9 होते हैं। तो हमें यह चीज समझनी होगी, अगर सारे स्पेशल है तो फिर जनरल एरिया कौन सा है। दूसरा है पेशेंट कंफर्ट। पेशेंट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी हॉस्पिटल में अगर एक दिन में 100 पेशेंट आते हैं तो उसमें से 90 पेशेंट OPD बेस पे डॉक्टर को दिखा के वापस घर चले जाते हैं। सिर्फ 10% या उससे भी कम पेशेंट एडमिट होते हैं, जिनका ऑपरेशन या उनको कोई लंबे टाइम तक इलाज दिया जाता है। तो इस परिस्थिति में उन 90% जो पेशेंट बाहर दिखा के गए हैं, उनके पेशेंट कंफर्ट की बात हम क्यों नहीं करते? उनको जो डॉक्टर देखते हैं, क्या वहां भी OPD के अंदर भी 80-20 जो महिला पुरुष का नियम है वो लागू होता है? दूसरा इसमें एक चीज और है कि मैं 4-5 डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जैसे ऑर्थोपेडिशन या न्यूरो सर्जरी है, पीडियाट्रिक है, इसके अलावा जनरल सर्जरी और मेडिसिन। इनमें अगर आज हम रेशो की बात करें तो 80% या उससे ज्यादा कहीं पुरुष होंगे और 20% से कम महिलाएं हैं। तो वहां पे पेशेंट कंफर्ट की बात भी हमें करनी चाहिए। और तीसरा जो है वो है डिपार्टमेंट के जो HOD है। आज जिस भी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटलों की हम बात करें तो अगर 10 डिपार्टमेंट है तो उसमें से क्या 10 में से 8 जो डिपार्टमेंट है उनके जो HOD है वो महिला है और 2 डिपार्टमेंट है उनके पुरुष है। क्या ऐसा नियम वहां भी लागू है, अगर समानता की हम बात करें या हक दिलवाने की बात करें? अब कुछ लोग इसमें यह कह रहे हैं कि महिलाओं को उनका हक दिलाया जा रहा है। ठीक बात है उनकी, लेकिन अगर हक सचमुच ही दिलवाना चाहते हैं तो जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील स्तर पे या किसी भी राज्य की राजधानी या देश की राजधानी में जो काम कर रहे हैं, क्या उनको सरकारी के बराबर तनख्वाह मिलती है या एक न्यूनतम, जैसे फसलों का भाव है MSP, उसी प्रकार से न्यूनतम सैलरी उनको मिलती है जिसके अंतर्गत सम्मानजनक तरीके से उनका गुजारा हो सके? क्या उनको उचित जो छुट्टियां हैं या मेडिकल लीव, सिक लीव जो है उनको मिलती है? आज किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर हम बात करें तो 5 से 10 हजार के बीच में जॉब मिलना मुश्किल है। वहीं सरकारी जो कर्मचारी है वो 50 से 60 हजार रुपए ले रहा है।
यही हालत टीचर वर्ग के अंदर है। हम तुलनात्मक रूप से देखें तो एक गवर्नमेंट जो टीचर है वो 50 से 60 हजार रुपए लेता है, वहीं प्राइवेट टीचर को 5 से 10 हजार की जॉब नहीं मिलती। तो उनके हक की बात हम क्यों नहीं करते? जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लिया गया है, जो 10 साल से 15 साल से परमानेंट या रेगुलर होने की मांग कर रहे हैं, उनको 6,000, 7,000 या 10,000 से नीचे गुजारा करना पड़ रहा है, तो उनके हक और सम्मान की बात क्यों नहीं करते? उनमें अधिकांश महिलाएं हैं। जब भी सरकारी तंत्र कमजोर होता है किसी भी क्षेत्र में, उस परिस्थिति में जो प्राइवेट क्षेत्र है वो उसका जमकर फायदा उठाता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की बात करें या प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें। इस केस में भी ऐसा ही होगा। जब उनको पता है कि ये पर्टिकुलर वर्ग गवर्नमेंट जॉब के अंदर नहीं जा सकता, तो वो अपने मनमानी तरीके से उनको जॉब देते हैं। जॉब के अंदर कितना पैसा देना है, कितनी छुट्टी देनी है, सारे रूल रेगुलेशन उनके आधार पे होते हैं। कोई भी सरकारी गाइडलाइन होती है, भी 1 महीने में 6 छुट्टियां उनको मिलनी चाहिए, ऐसा कोई रूल लागू नहीं होता। इसके अलावा अदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनके अंदर आज तक 80-20 का जो नियम है वो लागू हुआ है और वो सक्सेस रहा है? तो फिर क्यों नर्सिंग डिपार्टमेंट को ही सेलेक्टिवली यहां पे टारगेट किया जा रहा है, उसके यूनियन को कमजोर किया जा रहा है और इसके ऊपर ये चीज थोपी जा रही है? इसी संदर्भ में एक बात और है कि इस प्रकार की असमानता या संसाधन का जो अभाव है वही हमें रिसर्च क्षेत्र में पीछे लेके जा रहा है। आज अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है नर्सिंग क्षेत्र में, तो उसके लिए सबसे बड़ी बुक है फॉरेन राइटर की एनक्लेक्स। कोई भी लोकल रिटर्न जो बुक है उनको नहीं पढ़ता। क्या हम इतने जो लोग हैं वो मिलके ऐसी रिसर्च तैयार नहीं कर सकते जो हम इंडिया में एप्लीकेबल कर सकें? तो इस प्रकार की असमानता इसको और ज्यादा बढ़ावा देती है। इसके साथ साथ जो जॉब क्राइसिस वर्तमान में है वो इस रूल से और ज्यादा एग्रीवेट होगा और ज्यादा बढ़ेगा। अभी हम बात करें एक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट जो 5 साल में नर्सिंग अपनी करता है, 5 लाख रुपए लगाता है, या एक एमएससी नर्सिंग जो 7 या 8 साल में नर्सिंग करता है और 7 से 8 लाख रुपए लगाता है, लोन पे लेके लोग एमएससी करते हैं, उनको आज 5 से 10 हजार की जॉब मिलना मुश्किल हो गया है, ना तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर ना प्राइवेट हॉस्पिटल में। और सरकारी सिस्टम में आने का रास्ता ऑलमोस्ट इस 80-20 नियम से उनका बंद सा हो गया है। तो वो अपना लोन कैसे पूरा करेंगे, किस प्रकार अपनी जो जरूरतें हैं, परिवार की जरूरतें हैं, उनको पूरा करेंगे? तो यह चीज हमें सोचनी चाहिए। और सचमुच इस प्रकार के नियम को लागू करना था, चाहे वो 80-20 की जगह 50-50 भी होता, तो पहले जो इनटेक है जहां से नर्सिंग कैंडिडेट आ रहे हैं उस चीज को कंट्रोल या मैनेज किया जा सकता था। जैसे अगर यह रूल कॉलेज के ऊपर अप्लाई होता जहां से बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या जीएनएम कैंडिडेट निकलते हैं, कि आपको सिर्फ 20% लड़कों को एडमिशन देना है, 80% लड़कियों को एडमिशन देना है, तो ऐसा कभी भी नियम आता ही नहीं। रीजन क्या था कि आज फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन होने बंद हो चुके होते और सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट ओनर है वो मिलकर इस चीज का विरोध कर रहे होते। आज इसका उल्टा है, इंस्टीट्यूट नए एडमिशन ले रहा है और जो लोग हैं वो जॉब क्राइसिस के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी जो जायज मांग है उसके लिए सरकार से या जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। इसका क्या प्रभाव होगा आने वाले टाइम में? तो पहले क्या था कि बहुत सारे लोग नर्सिंग करके विदेशों में जाते थे रोजगार की अवसर के लिए, लेकिन अब तो लोगों ने नर्सिंग करना भी यहां से कम कर दिया। जिस प्रकार से यह खबर गांव देहात में जा रही है, तो जो कैंडिडेट है नर्सिंग के, उन्होंने सिर्फ 12th के बाद में डायरेक्टली विदेश में जाके नर्सिंग करते हैं। जब तक यहां नर्सिंग कंप्लीट हुई वहां पर वह नर्सिंग करके एक अच्छा रोजगार के अंदर उसको काम मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो टैक्स पेयर है या जो इकोनॉमी सिस्टम है वो भी डे बाय डे कमजोर होता जा रहा है और एक बार व्यक्ति वहां पे सेटल होने के बाद वापस यहां कभी भी नहीं आता। हमारी यह मांग है, जिन भी लोगों ने इस नियम को लिखा है या इस फैसले को अप्रूवल दिया है, कि एक बार जो संघर्ष कर रहे लोग हैं उनसे मिले, उनसे बात हो और इस पे पुनर्विचार हो। इस संदर्भ में हमने एम्स नर्सिंग यूनियन के अध्यक्ष श्री हरीश जी काजला से बात की। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में इस नियम को लेकर असंतोष है, युवाओं के अंदर इसके अंदर रोष है और जगह जगह पे जनप्रतिनिधियों से मिला जा रहा है, उसके रिगार्डिंग ज्ञापन दिया जा रहा है। तो अगर सभी लोग मिलकर एक मंच पे एक साथ अगर इस संघर्ष को करें तो हमें जल्दी सफलता मिल सकती है, इसमें पैसा और टाइम भी कम लगेगा। और इसके साथ साथ हमारी यह भी मांग है कि जो डॉक्टर वर्ग है या अदर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है और जो इंस्टीट्यूट है वो भी इसके अंदर भाग ले, हमारा साथ दे, क्योंकि आज तक जब भी कोई भी अन्याय की बात हुई है तो सभी लोग मिलकर एक साथ आए हैं। चाहे वो पिछले साल पश्चिम बंगाल की घटना है जहां पे डॉक्टर के साथ अन्याय हुआ, तो जितने डॉक्टर उस विरोध प्रदर्शन में थे उससे कहीं ज्यादा नर्सिंग कर्मी थे। तो आज जरूरत है एक साथ खड़े होने की, क्योंकि अगर आज यह नियम नर्सिंग में है तो कल को और डिपार्टमेंट में भी आ सकता है, वो पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर भी आ सकता है, वह डॉक्टर्स के अंदर भी आ सकता है। और यह नियम 80-20 का अगर इंस्टीट्यूट पे भी लागू होगा तो 2 साल के बाद वहां पे एडमिशन
के लाले पड़ जाएंगे, कोई एडमिशन लेने वहां पे नहीं आएगा। साथियों, आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में यह भी लिखें आपने जिस बैच से नर्सिंग की है उसमें रेशो क्या था एडमिशन का। धन्यवाद।